ठीक है, तो कुछ न्यूज कल की हैं और कुछ आज की हैं, दोनों को हम लोग कवर करेंगे। और आज का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, है ना? आज का पेपर आप लोगों ने देखा होगा और आज के पेपर में जो कुछ न्यूज हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो न्यूज है इलेक्शन वाली, जो साउथ इंडिया में इलेक्शन हो रहा है उसको लेके न्यूज दिया है उन्होंने। तो जैसे हम स्क्रीन पे पहले दिखा देते हैं आपको। जैसे ये न्यूज है, ये पहली वाली न्यूज है। ये अक्सर लगता है यूपीएससी स्टूडेंट को, जो कॉमन स्टूडेंट हैं, मतलब जिन्होंने अभी शुरुआत किया है, यूपीएससी को कम समझ पा रहे हैं, तो उनको ये लगता है ये न्यूज बहुत रेलिवेंट नहीं है, बहुत अननेसेसरी नहीं है, अननेसेसरी है इन द पॉइंट ऑफ व्यू यूपीएससी एस्पिरेंट। ये न्यूज उनको लगता है। ऐसा किस किस को लगता है आप लोगों को बताइए फटाफट। अननेसेसरी है क्या न्यूज ये? तो इस न्यूज से हमें क्या क्या समझना है, क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दो सेंटेंस देता हूँ, ठीक है, दो क्या कुछ सेंटेंस देता हूँ। सबसे पहला मेरा सेंटेंस है यहाँ पे कि असेंबली इलेक्शंस डिक्लेयर्ड बाय कैबिनेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सीधे होगा कि असेंबली इलेक्शन है ना, जो असेंबली इलेक्शन है वो डिक्लेयर्ड बाय कैबिनेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कैबिनेट, फर्स्ट सेंटेंस। एंड सेकंड सेंटेंस, declaration of election phases in the state assembly decided by the state election। दूसरा सेंटेंस है डिक्लेरेशन ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शन ऑफ फेजेस। ठीक है, फेजेस यानी कितने फेजेस में होंगे। डिक्लेरेशन ऑफ फेजेस ऑफ इलेक्शन इन स्टेट असेंबली। ओके, स्टेट असेंबली declared by state election commission। okay, election commission state election commission state election। पहला सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस, ओके, बाइपोल इलेक्शन डेट and phases declared by Election Commission of India। Third sentence, bypoll election date date and time and date and phase declared by Election Commission of India। अगर ये आपके सामने सेंटेंसेस हैं, तो अगर आपके सामने इस तरह से ऑप्शन है, ठीक है, 1 and 3 is correct, 2 and 3 is correct, only 3 is correct, and 1, 2 and 3 all is correct। बताएं, ये क्वेश्चन सिर्फ आपके इसी जो पेपर है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इससे मैंने बनाया है। सी, ठीक है। तो असेंबली डिक्लेरेशन या असेंबली इलेक्शन डिक्लेरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये समझ रहे हो आप, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि क्या है। अब देखिए मैंने कुछ, हाँ, इसको बता देते हैं कि असेंबली इलेक्शन डिक्लेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, that sentence also wrong। Declaration of phases in state assembly by the state election commission। जो phases का जो चेंज, जो डिक्लेरेशन होता है, अभी क्या हुआ है, अभी ममता बनर्जी हैं, उनको इन्होंने एलिगेशन लगाया है इलेक्शन कमीशन पर। शायद पेपर में आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो जहां से भी लगता है आपको, ये देखिए आगे किसी और पेपर में भी है, यहाँ भी देखिए इधर लिखा हुआ है व्हाई इलेक्शंस इन 8 फेजेस आस्क ममता। तो जो फेजेस का जो है वो कौन डिक्लेयर करता है, तो वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। वाई पोल इलेक्शन, तो इसमें केवल ये भी गलत है, ये केवल सही है, इस तरह से। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो पहले कुछ कुछ चीजें मैं आपको फटाफट डिक्लेयर कर देता हूं, बता देता हूं यहाँ पे कि पहली बात है टाइप्स ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है, इन इंडिया, यानी भारत में कितने टाइप के इलेक्शन होते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है, ये समझना है आपको। सेकेंड पॉइंट है इसमें सेकेंड पॉइंट है व्हाट इज द लोकल बॉडी इलेक्शन, local bodies election and assembly election, assembly election and general election, okay, general election, general election, ठीक है, जनरल इलेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एंड व्हाट इज द बाइपोल इलेक्शन, वही इस पे मैंने कई बात की है, बाइपोल इलेक्शन, ओके। एंड नेक्स्ट वर्ड है इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी, कॉन्स्टिट्यूंसी एंड नेक्स्ट है इसमें डिक्लेरेशन ऑफ फेजेस, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ फेजेस, डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन फेज, ठीक, इलेक्शन फेज, इलेक्शन फेजेस, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट है इसमें। और नेक्स्ट है इसमें डायरेक्ट इलेक्शन एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, जिनको पता है वो ठीक है। और मैक्सिमम लोगों को पता होगा, आप लोगों की ये सारी बातें। पहला पॉइंट है इसमें टाइप ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। अभी आपसे पूछ सकता है कि क्या कितने टाइप के इलेक्शन होता है इंडिया में। तो पहली बात कि देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप जनरल इलेक्शन, आप लोग बोलते हो दैट इज एमपी, राज्यसभा एंड लोकसभा। जनरल इलेक्शन मीन्स ओनली लोकसभा। इन इंडिया जनरल इलेक्शन मीन्स लोकसभा इलेक्शन। जब एमपी लोकसभा के चुने जाते हैं तो वो जनरल इलेक्शन कहलाता है, क्लियर। एंड सेकंड असेंबली इलेक्शंस, व्हेन इलेक्शन हेल्ड इन स्टेट एंड यूटीज, नॉट स्टेट असेंबली इलेक्शन, स्टेट असेंबली इलेक्शन मतलब राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के चुनाव, इनको हम बोलते हैं असेंबली इलेक्शन। हिंदी में नहीं मुझे पता क्या हो सकता है, लेकिन विधानसभा जो भी हो सकता है, असेंबली इलेक्शन। नेक्स्ट है इसमें लोकल बॉडीज इलेक्शन। तो 3 टाइप के इलेक्शन है। जनरल इलेक्शन जब भी बात होती है दैट इलेक्शन रिलेटेड टू द ओनली लोकसभा, नॉट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट वर्ड यूज नहीं होगा। कभी आपसे पूछेगा कि जनरल इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन सेम है, नहीं। पार्लियामेंट इलेक्शन जब भी हम बात करते हैं तो उसमें पार्लियामेंट में राज्यसभा मेंबर भी आते हैं। राज्यसभा मेंबर के इलेक्शन नहीं होता है जनरल इलेक्शन। आम चुनाव, इसको हिंदी में बोलते हैं लोग आम चुनाव। आम चुनाव का मतलब है जब हम लोकसभा के एमपीज को इलेक्ट करते हैं, दैट इज अ जनरल इलेक्शन। तो समझ गए टाइप ऑफ इलेक्शन इन इंडिया। टाइप ऑफ इलेक्शन देयर आर 3 टाइप।
लोकल बॉडी इलेक्शन। और आपको पता है लोकल बॉडी इलेक्शन कौन से हैं? लोकल बॉडी इलेक्शन कितने लेयर पे होते हैं? फटाफट समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये सब समझाने का यहाँ वक्त नहीं है। लोकल बॉडी जो इलेक्शन है वो 3 टाइप के हैं, ठीक है। पंचायत लेवल, ठीक है, यानी विलेज लेवल, एंड ब्लॉक लेवल, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, एंड ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और ये 3 लेवल पर होते हैं पंचायतों के चुनाव। खैर इनको ये चीज हम और ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे पंचायत, हम कर सकते हैं पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, इसे भी कर सकते हैं। पंचायत को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पंचायत को 3 पार्ट में, विलेज एंड ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट। और म्युनिसिपैलिटी ये भी 3 लेवल पे होते हैं, ठीक है। एक होता है नगर निगम, और एक होता है नगर पालिका, इस तरह से। तो भी ये 3-4 लेवल के होते हैं। पर इतना समझना, लोकल बॉडी 2 लेवल पे इलेक्शन होते हैं। फर्स्ट पंचायत लेवल। पंचायत लेवल 3 टाइप के होते हैं। गांव में मुखिया चुना जाता है, ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख चुना जाता है, और डिस्ट्रिक्ट में जिला अध्यक्ष चुना जाता है या जिला परिषद अध्यक्ष, ठीक है। तो ये हो गया आपका पंचायत लेवल। और म्युनिसिपैलिटी लेवल पे 2 लेवल पे काम करते हैं। एक होते हैं नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग हैं। नगर निगम वो एरिया है जो नगर बनने की ओर है। नगर परिषद वो है जिसका नगर नगर निगम तो है, क्लियर है, जनसंख्या कम है। और नगर पालिका वो है जो मेट्रो सिटी है, जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, ये सब नगर पालिका है, ठीक है, महानगर वाले। तो ये चीज समझ में आ गया। लोकल बॉडी 2 टाइप के हैं, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी भी नगर निगम, नगर परिषद एंड म्युनिसिपैलिटी यानी नगर पालिका, एम्स जो म्युनिसिपैलिटी होती है। असेंबली इलेक्शन आप जानते ही हैं, ठीक है। असेंबली इलेक्शन की जब भी बात होती है तो आप समझिए ना, स्टेट असेंबली की बात है तो उसमें विधानसभा आएगा, विधान परिषद नहीं। स्टेट लेजिस्लेटिव आएगा, स्टेट काउंसिल नहीं। ध्यान देना इसमें, स्टेट लेजिस्लेटिव 2 है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव और स्टेट काउंसिल। इसको कहते हैं विधानसभा और इसको कहते हैं विधान परिषद। तो ये नहीं है इसमें, केवल स्टेट लेजिस्लेटिव है, ये भी ध्यान रखना है। इस बार बहुत कुछ हुआ है इलेक्शन को लेके, तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन मींस स्टेट लेजिस्लेटिव, जिसमें मुख्यमंत्री चुना जाता है, इसमें एमएलए होते हैं, इसमें हम डायरेक्ट चुनाव करते हैं। स्टेट काउंसिल तो कुछ ही स्टेट में है ना, तो इनका चुनाव नहीं, केवल यहाँ पे। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑल मेंबर और लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ स्टेट, ध्यान रखना, ऑल लेजिस्लेटिव मेंबर ऑफ स्टेट इलेक्टेड इन स्टेट असेंबली इलेक्शन, सेंटेंस गलत हो जाएगा। स्टेट असेंबली असेंबली सर, स्टेट में सर हाल सर एटी का मुख्यमंत्री का चुनाव होता है सर। हाँ, मुख्यमंत्री चुनाव होता है। 2 वर्ड होते हैं हिंदी में, समझ लीजिए। एक होता है विधान मंडल, विधानमंडल में 2 पार्ट होते हैं, विधानसभा, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव। उसके बाद है इसमें विधान परिषद यानी स्टेट काउंसिल। तो इलेक्शन जो है असेंबली इलेक्शन उन्हीं का होता है जिन्हें हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। लेकिन एमएलए वो भी है जो स्टेट काउंसिल से इलेक्ट होके आया है। स्टेट काउंसिल एमएलए वो भी है। जब हम एमपीज की बात करते हैं, जैसे राज्यसभा में वो मेंबर भी हैं, राज्यसभा में मेंबर उनको भी एमपी कहते हैं, और लोकसभा के मेंबर है उनको भी एमपी कहते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनका चुनाव जनरल इलेक्शन में नहीं होता है। उसी तरह से जो स्टेट काउंसिल है यानी विधान परिषद है, उनका भी चुनाव इलेक्शन स्टेट असेंबली के समय नहीं होता है। ध्यान रखना है कि नहीं, समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन कैसे घुमाएगा वो? सचिन, अल्ताफ,
बताएं। यस सर। हाँ, तो ये थोड़ा सा इजी बात है है कि यहाँ पे समझना। वो सीधे बोलेगा ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड इन द जनरल इलेक्शन, गलत हो जाएगा। ऑल मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव या स्टेट असेंबली, तो वो भी गलत हो जाएगा। पहली बात तो सारे असेंबली में स्टेट काउंसिल नहीं है, कितने में है? 6 में है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ भी। तो स्टेट असेंबली का मतलब है, और जनरल इलेक्शन का समझ ही गए। तो और एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पे कॉमन चीज, कि इनका जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, और जो ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है इनका इनका इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है। ये शायद आपको पता ही होगा, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये है। दूसरा इसमें है जनरल इलेक्शन, समझ में आ गया आपको। बाईपोल इलेक्शन, बाईपोल जहां तक पता होगा आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कोई भी एमपी है, इसमें 2 एमपी हैं, वो किसी एक एमपी की डेथ हो जाती है या बीमार हो जाता है या वो काम करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो उसके प्लेस पर कोई दूसरा इलेक्शन होता है, फिर से इलेक्शन होता है, तो हम उसको बाईपोल कहते हैं। बाईपोल हर जगह होता है। बाईपोल स्टेट असेंबली में भी होता है, और बाईपोल जनरल इलेक्शन में भी होता है, और बाईपोल राज्यसभा में भी होता है। आपको पता है अभी बाईपोल इलेक्शन हुआ था राज्यसभा में, अमर सिंह की डेथ हो गई थी। तो बाईपोल का मतलब है, अगर हम जैसे सपोज कीजिए इलेक्शन हुआ है आज 25 दिसंबर 2019, ठीक है, कोई चुना गया और उसको 5 साल रहना था, 5 साल उसको रहना था, लेकिन उसकी डेथ हो जाती है 10 मार्च, ठीक है, 2020 को। 1 साल बाद मान लीजिए वो 1 साल जीवित रहा, उसके बाद उसकी सीट के लिए, सीट उसकी वैकेंट हो गई, उस सीट के लिए फिर से इलेक्शन होगा दोबारा से उसी सीट के लिए। लेकिन ध्यान रहे, जो इलेक्शन होगा दैट विल बी द रिमेनिंग टाइम, फॉर द रिमेनिंग टाइम, नॉट 5 ईयर। ध्यान समझिएगा ना, कि बाईपोल इलेक्शन होता है, वैसा नहीं है कि अमर सिंह की डेथ हो गई है, अमर सिंह की जगह हम चुन गए, आप चुने गए, तो आप राज्यसभा में 6 साल रहोगे, नहीं। जो उनका टाइम था उसी पीरियड तक ही आप रहोगे, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अगर किसी कैंडिडेट का डेथ या कैपेबिलिटी 6 मंथ से कम रह जाती है, जैसे उसका टाइम पीरियड शुरू खत्म होने वाला, सपोज कीजिए अप्रैल 2021, अप्रैल 2021 में इलेक्शन होना था और उसकी डेथ हो जाती है विद इन, और डेथ होती 6 महीने पहले ही डेथ होती है, तो इलेक्शन करवाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अगर 6 महीने रह जाते हैं तो इलेक्शन करवाना जरूरी नहीं है। अगर 6 मंथ से 1 दिन भी ज्यादा है तो इलेक्शन करवाया जाता है। मेरी बात समझ गए ना? मान लीजिए इलेक्शन है अप्रैल में 2021 में और उसकी डेथ हो गई है फरवरी लास्ट में, तो इलेक्शन करवाना जरूरी नहीं है, ठीक। ये चीज चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, तो ये सारी कुछ चीजें हैं। तो समझिए बाईपोल क्या होता है, डेथ पे या अनकेपेबिलिटी पे इलेक्शन होता है, तो ये तीनों जगह होता है, ठीक है। असेंबली में भी है, और राज्यसभा में भी है, और लोकसभा में भी है, और हर जगह है, और स्टेट काउंसिल में भी है, सब जगह है। कंस्टिट्यूंसी जानते हैं आप? कंस्टिट्यूंसी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र। कंस्टिट्यूंसी का मतलब है कितने लोग उस कैंडिडेट को वोट करेंगे, दैट इज अ कंस्टिट्यूंसी। क्लियर? क्वेश्चन ये नॉर्मली सबको पता होता है। कंस्टिट्यूंसी, हु डिसाइड द कंस्टिट्यूंसी एरिया? कौन डिसाइड करता है? दैट एरिया डिसाइडेड बाय द कमीशन, द कमीशन नेम इज द डिलिमिटेशन। ये एरिया डिसाइड किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन द्वारा, इसको हिंदी में कहते हैं परिसीमन आयोग, ठीक है। मान लीजिए हम मुखर्जी नगर में हैं, तो मुखर्जी नगर में अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो हमें कहां तक के वोट डालेंगे, दैट इज फिक्स्ड बाय द डिलिमिटेशन कमीशन।
और जो डिलिमिट कमीशन है वो इलेक्शन कमीशन से भी अलग है, नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, याद रखना, नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट पार्ट ऑफ द जुडिशरी सिस्टम। ओके, ये न तो जुडिशरी सिस्टम का पार्ट है, ना इलेक्शन कमीशन का पार्ट है, ना ही गवर्नमेंट का पार्ट है, बट ये एक कमीशन बनाया जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम से, और वो लोग डिसाइड करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी को, और कॉन्स्टिट्यूंसी को कभी भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ना ही उसके अगेंस्ट आप ना ही आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हो, और ना ही आप पार्लियामेंट में कोई क्वेश्चन कर सकते हो उसके लिए। और ये क्वेश्चन 2012 में आया है आपके यूपीएससी में, परिसीमन आयोग से, ध्यान रखना है। अभी क्या है, अभी यूपी में लोकल बॉडी के इलेक्शन होने वाले हैं, तो बहुत कुछ चल रहा है उठा पटक, जानते हो आप लोकल इलेक्शन कितना खतरनाक होता है, तो बहुत सारे क्राइम होंगे, बहुत सारा करप्शन होगा इस समय, लेकिन डिलिमिटेशन कमीशन करता है, इसमें कोई किसी का रोल नहीं होता। डिलिमिटेशन कमीशन खुद चाहेगा ना तब भी वो चेंज नहीं कर सकता, उनके कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, दैट मींस 100% ट्रांसपेरेंसी, 100%। सपोज कीजिए बीजेपी का कोई कैंडिडेट होगा, तो क्यों ऐसी एरिया में वोट डालेगा जहां पे नॉन हिंदू कैंडिडेट नहीं, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइडेड बाय द डिलिमिटेशन, यानी परिसीमन आयोग, ठीक है, परिसीमन आयोग। नेक्स्ट है इसमें डायरेक्ट, क्या लिखा है इसमें, हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ फेजेस, डिक्लेरेशन ऑफ फेजेस ऑलवेज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन। अगर लोकल बॉडी का इलेक्शन है, then decided by the state government, state election commission of India. If the election state assembly, yani assembly election and bypoll election and general election, okay, decided by the election commission of India. बस, इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, कि जो फेजेस हैं उनको डिसाइड करने का काम दो ही लोगों का होता है। अगर लोकल बॉडी में चुनाव हो रहे हैं तो राज्य चुनाव आयोग करेगा, अगर असेंबली में हो रहे हैं और लोकसभा के इलेक्शन है, जिनको आप जनरल इलेक्शन बोलते हो, और बाई पोल इलेक्शन है, दैट इज डिसाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दैट इज 100% ट्रांसपेरेंसी, 100% आउट ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऐसा मानना है। लेकिन जो हमारी ममता दीदी हैं उनका कहना है, और पहले भी एलिगेशन लगे हैं इस पे कि फेजेस, जैसे अभी बिहार में इलेक्शन हुआ था आपको पता है, और कन्हैया कुमार ने एलिगेशन लगाया था कि जो फेज डिसाइड किए गए हैं वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग किए गए। सपोज करो कहीं पर इलेक्शन है तो उसमें गैप दे दिया उन्होंने, ताकि वो फिर से प्रचार प्रसार कर सकें। तो ये ऐसा मानना है इनका, हो सकता होता भी हो, बट आपको समझना है हु डिक्लेयर, तो इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर, और nobody can challenge in court and parliament discussion। इसको कोई भी पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं कर सकता है, और कोई भी कोर्ट नहीं जा सकता है। बस आप बोल सकते हो मीडिया के सामने, जो बोलना है बोल लो, जिसको गाली देना है दे लो, आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो आप समझिए कितनी बातें यहाँ से निकल के आई। और डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन, इसका मतलब क्या होता है ना, अगर हम सीधे किसी को वोट करते हैं दैट इज अ डायरेक्ट इलेक्शन। अगर जिसको हम इलेक्ट करते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं अपना, अगर वो किसी को वोट करता है दैट इज अ इनडायरेक्ट इलेक्शन। जैसे हमने वोट किया किसी एमएलए को, ठीक है, उस एमएलए ने इलेक्ट किया प्रेसिडेंट को, उस एमएलए ने, तो जो एमएलए करेंगे इलेक्ट, दैट विल बी इनडायरेक्ट इलेक्शन। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता है। तो इलेक्शन उनके द्वारा जिन्हें हम इलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट समझिए। अब बताइए इनमें कोई किसी को डाउट हो तो फटाफट यस या नो, जल्दी से, टॉपिक बहुत है, टाइम कम है, बताएं। नो सर, हम किसी को डाउट नहीं है। ओके गुड, बस आप इसको नोट कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे यूपीएससी में इस बार। सर प्रेसिडेंट और पीएम का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है ना? पीएम का तो अपॉइंटमेंट होता है जी। को क्या होता है,
पीएम को जो लोकसभा के मेंबर हैं, ठीक है, जो जो जनरल इलेक्शन होके जाता है उसमें जो मेजोरिटी होती है वो इलेक्ट कर देते हैं लोकसभा में। तो अपॉइंटमेंट होता है पीएम एज ए इलेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होते हैं, ठीक है। और पीएम में भी फ्रॉम लोकसभा, पीएम में भी फ्रॉम राज्यसभा। जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी थे, और एक बार मिसेस गांधी भी आई थी, तो ठीक है, राज्यसभा से। तो पीएम राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है, बट केवल उनको एमपी होना जरूरी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर वो चाहे राज्यसभा से हो, ठीक है, या वो चाहे वो लोकसभा से हो, बट उन्हें जो जो कह सकते हैं मेजोरिटी है वो लोकसभा की उनके पास होनी चाहिए, लोकसभा की मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी 50% से ज्यादा, 50+ होनी चाहिए उनके पास। तो उनका इलेक्शन जो होता है वो एज ए राज्यसभा मेंबर होता है, एज ए लोकसभा मेंबर होता है, नॉट एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्लियर? ठीक है सचिन, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ, अभी क्या हुआ है, पांडिचेरी में बहुत कुछ चल रहा है ना, पांडिचेरी में बहुत कुछ चल रहा है। और तो पांडिचेरी में हमारे पीएम गए हैं अभी कल, तो उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट वहां पे रखे हैं पांडिचेरी में और तमिलनाडु में, ठीक है। तो पहले तो छोटी सी बात हम समझ लेते हैं इससे। पुदुचेरी से या पांडिचेरी से, ठीक है, इस पे बात थोड़ा सा हिस्ट्री समझेंगे, और थोड़ा सा मतलब है, इसके अलावा आपको समझना भी नहीं है, इसके अलावा आपको नहीं समझना है, जितना हम पांडिचेरी पे बात करेंगे इतना ही समझना। तो फर्स्ट पॉइंट, पुदुचेरी इज आल्सो नोन एज द पौंडीचेरी, ठीक है, इसको पौंडीचेरी के नाम से भी जाना जाता है, पुराना नाम है इसका पौंडीचेरी। ओके, यहाँ पे सबसे पहले 4th सेंचुरी में, ठीक है, 4th सेंचुरी में यहाँ पे सबसे पहले रूल किया था पल्लवा ने, ठीक है, पल्लवा डायनेस्टी। सबसे पहले आपको समझ में आएगा कि कौन वो लोग हैं जहां सबसे पहले पांडिचेरी पे रूल किया था, जो रिकॉर्डेड मिलता है, दैट इज अ पल्लवा डायनेस्टी इन 4th सेंचुरी। आफ्टर पल्लवा डायनेस्टी इन 10th सेंचुरी चोलास, ठीक है, 10th सेंचुरी चोलास। और 10th सेंचुरी में कौन आया है? चोलास आए हैं। चोलास मतलब चोल वंश, सॉरी, चोलास, चोल 10th सेंचुरी में। उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी आए हैं, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी है। यहाँ पर 1673 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई है 1673 में। पहला पूछेगा, पहला डायनेस्टी कौन है जिसने पांडिचेरी पे रूल किया? दैट इज पल्लवा डायनेस्टी। ओके, एंड और आफ्टर 10th सेंचुरी, आफ्टर चोलास, दैट केम मुस्लिम्स कम्युनिटी, मुस्लिम को मेजोरिटी यहाँ पे जो लोग आए हैं, जो अरब से लोग आए थे, वो आपको पता है। उसके बाद है इसमें इन 1693 में यहाँ पर रूल किया है डेनिस ने, मतलब डचों ने, डेनिस ने, यानी डचों ने रूल किया है यहाँ पे। तो सबसे पहले मुस्लिम है, फिर फ्रेंच है, फिर डच है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद एक ट्रीटी हुई है, उससे पूछा जा सकता है, एक ट्रीटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है राइस-बिक ट्रीटी। ये पूछा जा सकता है आपसे इस बार। राइस-बिक ट्रीटी जो है, ट्रीटी किससे रिलेटेड है? तो राइस-बिक ट्रीटी जो है, दैट वाज हेल्ड इन बिटवीन डेनिश एंड फ्रेंच। In this treaty, Danish returned
पौंडीचेरी टू द फ्रेंच। तो कभी ये पूछा जा सकता है कि जो राइसविक ट्रीटी है वो कब हुई है और किस किस के बीच में हुई है। तो ये डेनिश यानी जिसको डच कहते हैं हम लोग, डच और फ्रांस के फ्रांसीसियों के बीच में हुई है और ये ट्रीटी हुई है 1699 में। 1699 ये डेट जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि इसमें हुआ क्या है, क्योंकि ये पौंडीचेरी रिलेटेड है। इसमें रिटर्न पौंडीचेरी डेनिश टू फ्रेंच, ठीक है। इसमें इन लोगों ने 1699 में हुआ है और डचों ने कर दिया वापस फ्रेंच को पौंडीचेरी, ठीक है। अब सीधी सी अब यहाँ पे आता है कि उसके बाद ही फ्रेंच के पास था। 1954 में देयर वाज हेल्ड एक इलेक्शन। यहाँ पे एक इलेक्शन होता है कि दैट दे विल सेपरेट स्टेट एंड मर्ज इन इंडिया। 1954 में एक इलेक्शन होता है, उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसमें मैक्सिमम लोग इंडिया में मर्ज होने के लिए मतलब एग्री होते हैं। तो ध्यान रखना है कि पौंडीचेरी मर्ज इन इंडिया थ्रू द इलेक्शंस। तो भारत में पांडिचेरी का जो विलय हुआ है वो इलेक्शन के थ्रू है। कब इलेक्शन हुआ था? इन 1954। इसको समझ लेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1954 में यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। 1954 में इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन में डिसाइड हुआ है कि फ्रेंच या जो फ्रांसीसी जो कॉलोनी है दैट मर्ज विल बी इन इंडिया। वो भी लोग नहीं रह पाए और इन ठीक है सर क्या हम प्लेबिसाइड लिख सकते हैं? रेफरेंडम। रेफरेंडम, हाँ रेफरेंडम कह सकते हैं, वैसे तो इलेक्शन हुआ है। इन 1962 ध्यान रखिए, इन 1962 पौंडीचेरी मर्ज इन इंडिया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई डेट का है इसमें 16 अगस्त, अगस्त लिख लीजिए, अगस्त 1962 पौंडीचेरी मर्ज इन इंडिया। इसको मिटा देंगे अभी, फिर समझिए पौंडीचेरी मर्ज इन इंडिया। चलिए हम इसको फिर से समझ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतनी कहानी आपने समझ ली यहाँ तक कि 1954 में इलेक्शन होते हैं और उसमें मैक्सिमम लोग इंडिया में मर्ज होने की बात करते हैं, ठीक है। देन अगस्त 1962 में ये ऑफिशियली मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। ऑफिशियली ये मर्ज हो जाते हैं किसमें? इंडिया में 1962 में। एंड 97 हाँ एंड 1965 Pondicherry as decided as the UTs। ये उन्होंने बोला है कि ये केंद्र शासित राज्य होगा, अब केंद्र शासित राज्य। तो ये सारी कहानी है केंद्र शासित राज्य 1965 में। तो ये कहानी थी, तब से ये केंद्र शासित राज्य। और मैं अब आपको बता दूं कि पौंडीचेरी जो है वो 4 जगह पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 4 जगह एग्जिस्ट करता है। देखो कुछ कुछ बातें थी जो फास्टली हमने बहुत तेजी से करवा दी हैं। हमने ये करवाया है पहला कि 4th सेंचुरी, फिर हमने करवाया है 10th सेंचुरी, फिर हमने करवाया मुस्लिम कम्युनिटी, उसके बाद है डेनिश, है ना। डेनिश में हमने आपको डेनिश को, फिर हमने एक ट्रीटी आपसे करवाई है कि ट्रीटी क्या है। फिर हमने करवाया है इलेक्शन इन फिर इलेक्शन 1954, फिर हमने करवाया मर्ज, है ना, मर्ज 1965, फिर हमने करवाया डिक्लेरेशन एज ए यूटीज 1962 मर्ज, डिक्लेरेशन एज ए यूटी 19
65। ये सारी कहानी थी इसके बारे में। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है इसमें बता दीजिए एक बार। यही तो समरी थी। हमने कहा 4th सेंचुरी में चोला इसमें आए हैं कौन, पल्लवा, एंड 10th सेंचुरी चोलास एंड मुस्लिम्स एंड डेनिस एंड ट्रीटी आपको पता है, वो नाम आपको याद होगा। इलेक्शन हुआ है उसके बाद और बहुत सारी चीजें उतार चढ़ाव है, लेकिन मेन पॉइंट ये है। अब बात करते हैं कि पांडिचेरी किस किस एरिया में है, कितने पार्ट में। तो ध्यान रखना है जो अभी पुदुचेरी है वो 4 पार्ट में है, ठीक है, वो 4 पार्ट में है पुदुचेरी, 4 रीजन में, 4 रीजन में। तो कभी ये पूछ सकता है। एक बार क्या हुआ था 2008 में, आप बोले बहुत पुरानी बात कर दी, 2008 में एक बार मैप बना के दिया था हमने, मैप, और वो मैप था माहे का। पूछा था ये किसका मैप है, यूपीएससी पूछो क्वेश्चन है, तो नहीं पता आगे क्या कर सकता है आपके साथ वो, लेकिन क्वेश्चन कभी कभी ऐसा 2 बार बना। एक बार उन्होंने माहे का पूछा है, एक बार सिलवासा का पूछा है। सिलवासा को उन्होंने जूम किया मैप को और वहां पे पेस्ट कर दिया। अब बोला है कि किसका मैप है, ठीक है। तो हम देखते हैं कितने पार्ट में है। सबसे पहला इसमें है पौंडीचेरी, ठीक है। उसके बाद है कराईकल, बताएंगे ये कहां पर है, ठीक है, कराईकल। उसके बाद है यनम, यनम। उसके बाद है माहे, ठीक है, माहे। तो अब बताएंगे कौन कौन से स्टेट में है ये, ठीक है। तो 4 पार्ट में डिवाइड है ये, पांडिचेरी, कराईकल, यनम एंड माहे। पांडिचेरी और कराईकल जो है ये दोनों तमिलनाडु में है, ठीक है, ये दोनों तमिलनाडु में है। आपको दिखा देंगे, मैप भी देख भी लेना, ये दोनों बॉडी तमिलनाडु में। यनम है वो आंध्र प्रदेश में है और माहे है वो केरला में। तो आयशा है, तो ये रीजन है आपके। तो पांडिचेरी 4 पार्ट में है। और ये एक बार क्वेश्चन आया था, ये मतलब क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा था हमसे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, तो मैं जयपुर क्लास ले रहा था चाणक्य में। तो अब स्टूडेंट ने क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि सर ये 4 जगह क्यों है, मतलब पांडिचेरी जो है वो 4 जगह क्यों है, ऐसा क्या रीजन है, ठीक है। तो ऐसा कहीं रीजन रिटन में नहीं था, जवाब तो देना था, जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा जब इंटरव्यू पूछेगा तो, कि इसका क्या रीजन है कि 4 जगह है, क्यों केवल इसी को नहीं ले लिया गया या 2 को ले लिया गया, एक 4 जगह पांडिचेरी का रीजन क्या है। तो इसका रीजन ये है कि जब जहां जहां पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया की कॉलोनी थी, ठीक है, वो डेवलप थे, वो डेवलप थे आसपास के एरिया से। मतलब कराईकल फ्रेंचिस जो इनके कब्जे में था फ्रेंच के, पांडिचेरी फ्रेंच के कब्जे में थी, एंड यनम और माहे, तो 4 रीजन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सेंटर थे और ये सेंटर मींस डेवलप थे। आज भी कहा जाता है कभी आपको विदेश घूमना है अपने देश में तो पांडिचेरी चले जाइए, वहां पे पूरा फ्रेंच कल्चर है, आज भी है, बहुत मोस्ट डेवलप सिटी है इंडिया का वो। तो ऐसा कहा जाता है अगर आपको विदेश घूमना हो, फ्रेंच घूमना हो, तो पांडिचेरी चले जाइए। तो इसका रीजन ये कि जो ये रीजन थे पांडिचेरी, कराईकल, यनम, जितने रीजन थे ये अपने आप में डेवलप थे, बहुत डेवलप थे, कह सकते हैं एडवांस थे, ठीक है, ये एडवांस हैं। अब बताइए, अब ये लोग एडवांस है जो फ्रेंच कल्चर्स को फॉलो करते हैं, फ्रेंचिस लेवल पे डेवलप हैं, अब वो केरला वालों के साथ कैसे मर्ज हो जाएंगे बताइए। ये आंध्र प्रदेश वाले, केरला वाले, लुंगी पहन के चावल खाने वाले लोग बोले यार हम नहीं जाएंगे इनके साथ। इन्होंने, यनम ने आंध्र प्रदेश के साथ मर्ज होने के लिए मना कर दिया और माहे ने केरला के साथ मर्ज होने के लिए मना कर दिया, तो हम इनके साथ मर्ज नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत एडवांस कल्चर है, एडवांस डेवलप लोग हैं, सब कुछ एडवांस है वहां पे।
तो उन्होंने जो लोकल स्टेट है उसके साथ मर्ज होना स्वीकार नहीं किया, तो भारत सरकार ने कहा चलो कोई बात नहीं है, हम सबको अपने अंडर में ले लेते हैं, तो यूटी में ले लिया। तो सिर्फ रीजन ये रहा होगा इन लोगों का, या रिटन में नहीं है, लेकिन ये रीजन यही है कि ये लोग एडवांस डेवलप थे इसलिए मर्ज नहीं हुए उसमें। ठीक है, तो बताएं कोई डाउट पांडिचेरी में इतना समझने के बाद? नो सर। हाँ, नो सर। तो सर मैक्सिमम एक बार मैप दिखा दीजिए। क्या मैप? हाँ सर। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ। तो अभी हमारे जो पीएम हैं वो तमिलनाडु गए थे, उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है वहां पे, कई सारे प्रोजेक्ट को। तो पहले वो प्रोजेक्ट हम आपको बता देते हैं। और जो अभी जो लोग उन्होंने एक वर्ड यूज किया है वहां पे, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छा वर्ड था। हाँ, वर्ड ये उन्होंने यूज किया है कि कुछ बता सकते हैं क्या उन्होंने बोला था वहां पे जाके? उन्होंने एक वर्ड यूज की, लाइन वहां पे बोली है कि हाँ, मैं लिख देता हूँ वो लाइन, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत कुछ उस लाइन में है, हो सकता है वो क्वेश्चन यूपीएससी में कहीं ना कहीं आपसे पूछ ले। ठीक है, तो हाँ, देखिए मैं आपको पहले मैप दिखा देता हूँ, कहाँ पे कराईकल, कहाँ पे पांडिचेरी है। तो स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, ठीक है, देख लीजिए। ओके, देखिए जब आप स्क्रीन पे देखोगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे जो माहे है, माहे आपको यहाँ दिख रहा है केरला में, ठीक है, ये पांडिचेरी है, और कराईकल यहाँ पे दिख रहा है, और पांडिचेरी यहाँ दिख ही रहा है। ठीक है, और यनम ऊपर होगा, ये यनम है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कहाँ कहाँ पर है। हमने आपको यनम बोला था आंध्र प्रदेश में है, तो ये भी कोस्टल एरिया में है, ये आंध्र प्रदेश में है। नीचे लिखा हुआ है पांडिचेरी, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पे है, ये पांडिचेरी तमिलनाडु में है, कराईकल भी तमिलनाडु में, माहे यहाँ पर है। ठीक है, तो ये है। आप लोग देख लेना कि ज्यादा इस पे मैप पे दिखाना ठीक नहीं है, ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाती है तो वहां पर कॉपीराइट का इश्यू होता है, और हमें पता नहीं इमेज कॉपीराइट फ्री है कि नहीं। तो कोशिश हम ये करते हैं पहले ले लें, नहीं दिखाएं तो गूगल मैप में। हाँ खैर, उन्होंने एक वर्ड बोला काफी इंपॉर्टेंट है, वो है रूरल एंड कोस्टल, रूरल एंड कोस्टल कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी इनहेंस, ठीक है, इनहेंस, enhanced to ensure markets for agro products, ये उन्होंने वर्ड, ये लाइन वहां पे उन्होंने बोली है, काफी इंपॉर्टेंट है कि रूरल एंड कोस्टल कनेक्टिविटी enhanced and ensure the markets for the agro products, यानी गांव और तटीय भागों से जो कनेक्टिविटी है, जो संपर्क है, अगर वो बढ़ता है तो हमारे कृषि के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं, क्या मतलब है इस कहने का? जल्दी बताइए, और कुछ बताना नहीं, बस समझना है। ये उनका वहां जाने पे सबसे पहला स्टेटमेंट यही दिया उन्होंने तमिलनाडु में। सर रूरल कोस्टल की वो जो रोड है वहाँ कंस्ट्रक्ट करना है, और जो एग्री प्रोडक्ट्स है वो एग्री बेस्ड इंडस्ट्री वहाँ पर ये कायम करना तो इन्होंने मेन पर्पस था उन्होंने कि मार्केट ग्रो करेगा किसका? एग्रो प्रोडक्ट्स का। मेन फोकस इन्होंने किया था प्रोडक्ट्स पे, एग्रो प्रोडक्ट्स पे। तो ये पॉइंट है एग्रो प्रोडक्ट्स को कैसे बढ़ावा मिलेगा अगर कोस्टल एरिया और रूरल एरिया कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए।
गांव में जो सब्जी है, गांव के जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, वो शहर तक ना आने की वजह से, रोड खराब है या वहां पे ट्रांसपोर्ट नहीं है, रेलवे नहीं जा पाता है, या बस रोडवेज नहीं है, मतलब गांव के जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं वो शहर तक नहीं आ पाते क्योंकि देयर इज नो प्रॉपर कनेक्टिविटी। अगर उनकी सपोज कीजिए, अगर कोई वहां पे कोई भी सब्जी है ना, मान लीजिए टोमेटो है, ठीक है, टोमेटो है और वो मार्केट में है गांव में, और मार्केट में वो शहर में नहीं आ सकता और उनको लोगों को गांव में ही बेचना है, ठीक है, शहर में नहीं आ सकता है, तो टोमेटो ऐसा सब्जी है कि खराब हो जाएगा। तो 50 रुपए टोमेटो अगर मार्केट का प्राइस है तो उसको वो 20 रुपए बेचने पर भी मजबूर हो जाएंगे, 10 में भी बेचेंगे क्योंकि उनका खराब होना है। तो इनका कहना है कि जो सब्जियां या जो भी एग्रो प्रोडक्ट्स गांव में खराब हो सकते हैं, अगर वो शहर में आ जाएंगे तो उन्हें मजबूरन 20 रुपीज केजी यानी मिनिमम प्राइस पे सेल नहीं करना पड़ेगा, और ये फार्मर को सिक्योरिटी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लोकल बाजार में नहीं बिकेगा तो डिस्ट्रिक्ट में तो बिकेगा मेरा, मतलब तुरंत वो लोग अपने सब्जी लेके डिस्ट्रिक्ट पहुंचेंगे। तो इससे क्या होगा, एग्रो प्रोडक्ट्स को मार्केट मिलेगा। हमने गांव को शहरों से जोड़ना बहुत जरूरी है एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए। दूसरी बात थी यहाँ पे कोस्टल कनेक्टिविटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जिन्हें हम आउट ऑफ इंडिया भेज सकते हैं तो और अच्छी बात है। मान लीजिए आंध्र प्रदेश में कोई गांव में खेती हो रही है कोई सब्जी की, अगर वो सब्जी चाहिए चाइना में, या वो फ्रूट्स चाहिए मालदीव को या इंडोनेशिया को, तो अगर वो जल्दी से ये कोई क्रॉप यहाँ पे हो रही है, उसको यहाँ से फास्टली यहाँ तक लाया जा सकता है, तो सीधे उसको बाहर भेजा जा सकता है। सिंपल सी बात है। तो अगर कोस्टल एरिया से गांव की कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो उसे इंटरनेशनल मार्केट मिलेगा, और इंटरनेशनल मार्केट मिलेगा तो प्राइस भी ज्यादा मिलेंगे। जो प्राइस ज्यादा मिलेंगे तो जो फार्मर है वो और एनर्जी से काम कर पाएगा, ठीक है। तो इनका कहने का सिर्फ मतलब यही था कि मार्केट तक एक्सेस हो जाएगी लोगों की, मैक्स ज्यादा से ज्यादा एक्सेस ऑफ मार्केट। तो उन्होंने कहा अगर हम गांव को कनेक्ट करेंगे शहरों से, या तो गांव का जो प्रोडक्ट वो शहर आसान हो जाएगा आना, उस पर पैसा खर्च होगा। अगर वो प्रोडक्ट कोस्टल तक आ जाता है तो हम उसको आउट ऑफ इंडिया भी सेल कर सकते हैं। दैट मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारा बढ़ेगा और एक एडवांस प्राइस भी मिलेगा हमें, और वो जो है फार्मर को पुश करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब है। तो आगे फ्यूचर में मेंस में कहीं भी ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बन सकता है। ये बहुत बड़ा कनेक्टिविटी का रोल है, इसीलिए उन्होंने कई सारे प्रोजेक्ट, अब इसके समझाना है कुछ क्या लिख लेंगे सब लोग इसमें, कि लोग लिखने की कोशिश कीजिए। बस सिंपल से 2 पॉइंट में लिखना है। गांव से शहर को जोड़ने से किसानों को कैसे फायदा होगा, दूसरी चीज गांव से कोस्टल एरिया को जोड़ने से कैसे फायदा होगा। तो वो सारी चीजें इंटरनेशनल वाली आपको लिख देना है। यहाँ पे कोशिश करना लिखने की 125 वर्ड में, वैसे इस पे तो बहुत लिखा जा सकता है, बहुत ज्यादा, है ना। तो ये जो कनेक्टिविटी हमें लगता है कि यहाँ से हम उठा सकते हैं, ये हमारी हेल्थ को भी बढ़ावा देगा, ठीक है, ये हमारे इनकम को भी बढ़ावा देगा, ठीक है, ये हमारे ट्रेड को भी बढ़ावा देगा, ये हमारे एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देगा, ये हमारे एजुकेशन को भी बढ़ावा देगा, सबको बढ़ावा देगा, देगा कि नहीं, है ना। जो अभी तक डिलीवरी गांव में होती थी वो शहर में होगी, कम से कम डेथ होगी, है ना, किसी कोई बीमारी सीधे आ जाएगा। जो बच्चे एजुकेशन की हमने बात की, जो लोग बच्चे गांव में पढ़ते थे वो शहर में पढ़ेंगे। हमने कहा सर तो क्या सर 1 मिनट सर। सर बोले कि मतलब जो है सर क्या ये सब्जी या है कि दूसरा कुछ है सर जो हर चीज के लिए इम्पॉसिबल है? क्या बोल रहे हो? बोले कि जो यानी जो एथिया से जो सब्जी है सर, ये जो आंध्र प्रदेश में जो होता है सर, वो जो कृषि के बारे में सर जो बताया सर। एग्रीकल्चर बाद एजुकेशन, शिक्षा, यहाँ लिख दिया मैंने,
शिक्षा। हमने ये कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि गांव को शहर से और गांव को तटीय भागों से जोड़ने से एग्रो प्रोडक्ट्स को फायदा होगा। हम ये कह रहे हैं कि एग्रो प्रोडक्ट के फायदा के साथ साथ ये भी हमें फायदे होंगे अगर जुड़ जाता है तो। हेल्थ में हमें फायदा होगा, है ना। अगर कोई गांव शहर से 45 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है, वहां पे कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं है, तो रात भर आदमी दर्द से चिल्लाता तो रह सकता है, लेकिन हॉस्पिटल नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हेल्थ में भी फायदा मिलेगा हमें, इनकम भी बढ़ेगी, ट्रेड भी बढ़ेगा, एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा और एजुकेशन में भी होगा। तो इससे आप भी अपने तरफ से जोड़ सकते हो इस चीज को। क्लियर है गुड्डू, बताओ। यस सर, राइट। प्रधानमंत्री बोला करे सुना करो, हमेशा थोड़ी वो कभी कभी 10 बातें बोलते हैं, एक बात काम की भी निकल आती है। और काम की निकलने का मतलब ये नहीं है हमें उनकी तारीफ में लिखना है, हमारी मजबूरी है। वो क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा जो उन्होंने बोला है। वो आप पीएम को कैसे समझते हैं वो आपके ऊपर है, बट एज ए प्राइम मिनिस्टर यूपीएससी आपसे पूछ सकता है उनके सेंटेंस को, क्योंकि वो हिंदुस्तान में एक वर्ड होता है खासम खास, उसको बोलते हैं BBIP, तो वो BBIP मतलब खासम खास है वो। ये है, हम लोग कितना भी चिल्लाते रहे महंगाई है महंगाई है महंगाई है ना। स्मृति ईरानी एक बार बोल दे महंगाई है तो फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। डिपेंड करता है कौन बोलता है। ठीक है, तो अभी टाइम, हाँ एक चीज और, चेन्नई में बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए उन्होंने। चेन्नई में एक तो इन्होंने किया है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इन्होंने किया है। तीन चीजें की हैं चेन्नई में। खैर हम बात कर रहे थे यहाँ पे कनेक्टिविटी की, तो पहले वही दूसरी सुन लीजिए। इन्होंने अभी हमारे पीएम ने पांडिचेरी में, पुदुचेरी में एक नया पोर्ट बनाया है, नया पोर्ट। ठीक है, तो न्यू पोर्ट उन्होंने बनाने की बात की है पुदुचेरी में। पहले तो हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरह से कभी पूछ ले कि पुदुचेरी में नया पोर्ट बनाने की घोषणा की है उन्होंने। और ये जो पोर्ट बनाने की अनाउंसमेंट किया है, ये दैट इज अ पोर्ट डेवलपमेंट द पार्ट ऑफ द सागरमाला प्रोजेक्ट। ठीक है, ये सागरमाला प्रोजेक्ट का पार्ट है, सागरमाला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो सागरमाला का प्रोजेक्ट के अंडर में ये नए पोर्ट की बात की है। तो सागरमाला प्रोजेक्ट की अगर बात करेंगे तो दैट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, पहले सुन लीजिए। उसके बाद है, ये शुरू किया गया था जुलाई 2015 में इसको शुरू किया गया था। और इसके किसके द्वारा था? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग मिनिस्ट्री, चाहे वो लिख सकते हैं वरना कोई जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग यानी बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय द्वारा। अब मेन चीज था इसमें सर मिनिस्ट्री ऑफ क्या लिखे हैं सर? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग, जहाजरानी यानी बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय के द्वारा। अब देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, मेन पॉइंट यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो सागरमाला के बारे में समझ में आ गया आपको कि क्या है। तो ऑब्जेक्टिव इसके थे, पहला था सेटअप न्यू पोर्ट इन कोस्टल एरिया। पहला पॉइंट था इसमें, सेटअप न्यू पोर्ट। ठीक है, अब पोर्ट कोस्टल एरिया में होंगे उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहला पॉइंट ये था कि इस सागरमाला का नए पोर्ट बनाने की बात की। दूसरी है इसमें, और दूसरा प्रोजेक्ट था, इस दूसरा पर्पस था डेवलपमेंट 14 CEZ
CEZ समझते हैं 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन डेवलप की बात थी इसी पर, किसमें, सागरमाला की बात हो रही है। सागरमाला में पहला था कि न्यू पोर्ट बनाना है, उसके बाद 14 CEZ कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात की थी। उसके बाद थी नेक्स्ट था, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पूछेगा क्या सही नहीं है, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन यानी बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन। उसके बाद था पोर्ट लिंकिंग। पोर्ट लिंकिंग यानी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट को लिंक करना था, ठीक है, वो कैसे भी करना था, रोड अपर से, रोड से, उधर से भाई। कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। ये चीज था। तटीय भागों में एक क्या कह सकते हैं, कम्युनिटी मतलब क्या बोलते हैं इसको, समुदाय विकसित करना था, यानी कोस्टल के जो पोर्ट हैं उनमें एक कॉर्पोरेशन डेवलप करना था, ठीक है। तो मेन समझ गए आप, सागरमाला प्रोजेक्ट started by the government of India in July 2015. First objective is set up new port and second development of the 14 CEZ coastal economic zone. कोस्टल इकोनॉमिक जोन 14 है, और इंडिया का जो इंडिया में जो कोस्टल जोन है आपको पता ही है कि ये है क्या, पोर्ट मॉडर्नाइजेशन। इस पे हम कभी बात कर लेंगे कोस्टल जोन कौन कौन से, कभी नाम पूछ सकता है स्टेट के हिसाब से। चाहे आप भी देख सकते हो लिस्ट ऑफ द कोस्टल जोन ऑफ इंडिया, तो लिस्ट मिल जाएगी, एक बार नजर भर के देख लेना, मिलाने को दे सकता है किस स्टेट में कौन सा है। मोस्टली तो आपको जानते ही होंगे नाम, जैसे मुंबई है ना, और कांडला है, इस तरह से वो ज्यादातर तो पता ही होंगे आपको। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन यानी जो पुराने पोर्ट है उनको और अच्छी फैसिलिटी देने के लिए। नेक्स्ट था पोर्ट लिंकिंग, पोर्ट को आपस में जोड़ना था, रोड कनेक्टिविटी एंड सी कनेक्टिविटी से, ताकि आपस में कम्युनिटी मतलब कम्युनिकेशन बढ़ सके। कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, और ये भी था कि जो जितने भी कोस्टल एरिया हैं उनमें एक तरह से कोऑपरेशन डेवलप करना था, सहयोग विकसित करना था। अब बताएं यहाँ पे कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, आगे हम लोग कल तो क्लास नहीं है, कल छुट्टी रख लेते हैं, मंडे को मिलते हैं, ठीक है। और अभी आपकी 9:45 पे, ठीक है, 9:45 पे क्लास हम जीएस की ले लेंगे, साइंस की जो लोग करना है ना। और अल्ताफ आपका तो साइंस अलग से होगा, आप चाहे तो नहीं ले सकते हैं, ये उन लोगों के लिए जिनका जीएस चल रहा है और साइंस बचा हुआ है केवल। 9:45, ठीक है। सर कब से क्लास होगा सर साइंस का? 9:45 पे।